हे गाइस, हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग का टॉपिक जो चल रहा है वो है वैदिक एज, वैदिक युग। ओके, तो इसमें हम लोगों ने वैदिक युग के अंतर्गत वैदिक साहित्य को पढ़ लिया है, पूर्व वैदिक काल मीन्स ऋग वैदिक काल को पढ़ लिया। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक एज। ओके, लेटर वैदिक पीरियड। तो देखिए, आपको जैसे कि पता है कि वैदिक काल जो था उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1500 BC से 600 BC तक का है, जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पूर्व वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में। तो पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल का जो टाइम पीरियड 1500 BC से 1000 BC तक रहता है। उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1000 BC से 600 BC तक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिस तरह पूर्व वैदिक काल के बारे में समझने के लिए, उसके जीवन के बारे में समझने के लिए हम लोगों ने उसकी पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ और रिलीजियस लाइफ को समझा, उसी तरीके उत्तर वैदिक काल को भी अगर आपको पढ़ना है, जो कि उत्तर वैदिक काल 1000 BC से 600 BC तक का रहता है उसका समय, तो इसको भी समझने के लिए आपको इसकी पॉलिटिकल लाइफ, जो राजनीतिक जीवन है, सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन, इकोनॉमिक लाइफ, जो इसकी आर्थिक जीवन है, रिलीजियस लाइफ, जो इसका धार्मिक जीवन है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ओके, तो एक एक करके स्टार्ट करते। देखिए, पहले इसकी पॉलिटिकल लाइफ क्या है, राजनीतिक जीवन क्या है। देखिए, जो आर्य थे तो वो सबसे पहले, जो हम लोगों ने पूर्व वैदिक काल में पढ़ा था, तो आपको पता है कि आर्य पहले सिर्फ उनका जो पश्चिम तक ही उनका पूरा इलाका था, विस्तार जो था वो पश्चिम तक ही था। लेकिन धीरे धीरे इस काल में इनका जो विस्तार होता है उत्तर प्रदेश बिहार तक हो जाता है। ठीक है, इसका जो पूर्व में विस्तार उत्तर प्रदेश बिहार तक हो जाता है। दक्षिण में इसका जो विस्तार है वो विदर्भ तक हो जाता है, विदर्भ का महाराष्ट्र तक इसका विस्तार हो जाता है। ठीक है, आर्यों का विस्तार। चलिए देखिए, इसके मेन टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि आपने ऋग्वैदिक काल में पढ़ा था, जन का यूज़ हुआ था। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ था? 275 बार हुआ था, ये आपने पढ़ा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो जन का आकार है वो बढ़ जाता है, जन किसमें, जनपद में तब्दील हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद में जन शब्द का 275 बार उल्लेख किया गया था, लेकिन जनपद शब्द का वहाँ पे उल्लेख नहीं किया था। तो वहाँ पे पूर्व वैदिक काल में जनपद के बारे में कहीं नहीं बताया गया है। जनपद जो है आपको उत्तर वैदिक काल में मिलेगा। तो जन जो है वो जनपद में तब्दील हो जाता है, मतलब जन का आकार जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण इसमें जनपद थे वो थे कुरु और पांचाल, आपको इनको ध्यान रखना है। तो देखिए, भरत जन और पुरु जन को मिला के बनता है कुरु जनपद। भरत जन को और पुरु जन को मिला के बनता है कुरु जनपद। इसकी जो स्थिति है वो गंगा यमुना की जो ऊपरी दोआब है वहाँ पे पड़ती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कुरु जनपद में ही हुआ था। कुरु जनपद की जो प्रारंभिक राजधानी रहती है वो सांसदीवाद रहती है, लेकिन बाद में उसकी राजधानी हस्तिनापुर बनती है, और हस्तिनापुर जो कि आज का मेरठ है। ठीक है, तो कुरु जनपद की जो राजधानी होती है वो कौन सी होती है? हस्तिनापुर होती है, जो कि आज का मेरठ है। तो पहले प्रारंभिक राजधानी कौन सी? सांसदीवाद होती है। बाद में जब ये यहाँ के लोग जो है ये बाद में कौशाम्बी चले जाते हैं, और वैसे भी हस्तिनापुर जो बाढ़ से नष्ट हो जाता है, तो बाद में जो राजधानी बनती है वो कौशाम्बी बनती है। फिलहाल इसकी लोकेशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये है हमारा कुरु। ओके, और यहाँ पे कुरु के नीचे ही आपको मिलेगा ये पांचाल। ठीक है, तो पांचाल जनपद के बारे में भी पढ़ेंगे। फिलहाल इसमें जो इम्पोर्टेंट जनपद है वो आपको उनकी लोकेशन ध्यान रखनी है। तो जो गंगा और यमुना के ऊपरी दोआब है वहाँ पे पड़ता है कुरु। ओके, और उसी के नीचे इधर रुहेलखंड का जो क्षेत्र होता है वहाँ पे पड़ता है आपका पांचाल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो पांचाल जनपद है वो तुवर्स जन और कृवि जन को मिला के बना है पांचाल जनपद। तो तुवर्स जन और कृवि जन को मिला के बना है पांचाल जनपद, और इसका जो क्षेत्र था वो बरेली, बदायूं, रामपुर के इलाके की तरफ, मतलब जो रुहेलखंड का क्षेत्र है वो आपका पांचाल जनपद है। ठीक है, और उधर आपका कुरु बताया था, तो कुरु जो उधर मेरठ का इलाका है उधर के आसपास का, तो वो आपका कुरु में आता था, कुरु जनपद में आता। तो आपको कुरु जनपद ध्यान रखना है। भरत जन और पुरु जन मिला के कुरु जनपद बनता है, जो गंगा यमुना की ऊपरी दोआ पे पड़ता है। महाभारत का युद्ध कुरु जनपद में ही हुआ था, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, पंचाल जनपद जो मैंने बताया, तुवर्स जन और कृवि जन मिला के बनता है पंचाल जनपद। बरेली, बदायूं, रामपुर, या ऐसे ध्यान रखिए जो उधर रुहेलखंड का क्षेत्र पड़ता है वो आपका है पंचाल जनपद में। ठीक है,
सतपथ ब्राह्मण में कुरु और पांचाल को वैदिक सभ्यता का प्रमुख केंद्र बताया गया। और सतपथ ब्राह्मण की बात हुई है तो आपको पता होना चाहिए सतपथ ब्राह्मण जो है शुक्ल यजुर्वेदी है। यजुर्वेदी का जो शुक्ल वाला है, कृष्ण शुक्ल 2 पार्ट है, तो शुक्ल यजुर्वेदी है सतपथ ब्राह्मण। ठीक है। राजा की जो शक्ति थी और अधिकार थे उसमें वृद्धि हो जाती है, क्योंकि पहले जो राजा की शक्ति और अधिकार जो, जैसे राजा जो है वो सभा, समिति, विधव, गढ़, ये सब जो थी संस्थाएं थी, तो इनके द्वारा ये काम करता था। लेकिन यहाँ उसकी सहायता करने के लिए संस्थाएं हुआ करती थी पूर्व वैदिक काल में। लेकिन यहाँ पे राजा की शक्ति और अधिकारों में वृद्धि होती है, जिससे कि उसकी सहायता करने वाली संस्था जैसे सभा और समिति का महत्व कम हो जाता है। अधिकारी जो थे रत्निन जिन्हें बोला जाता था, उनकी संख्या बढ़ जाती है, अप्रॉक्स 17 के लगभग हो जाती है। सतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के और तैत्तरीय आरण्यक में 11 प्रकार के रत्नियों मतलब अधिकारियों के बारे का उल्लेख है। सतपथ ब्राह्मण जो कि मैंने बताया है कि शुक्ल यजुर्वेदी है, उसमें 12 प्रकार के तैत्तरीय आरण्यक जो है वो कृष्ण यजुर्वेदी है। इसमें 11 प्रकार के रत्नियों के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है। तो प्रमुख रत्न जो है संग्रहित्र मतलब जो कोषाध्यक्ष होता था, और दूसरा जो बोला गया है भाग दुग, तो ये भू राजस्व वसूल करने वाला होता था। भाग दुग भू राजस्व वसूल करने वाला और संग्रहित्र कोषाध्यक्ष था। ठीक है। बलि एक अनिवार्य कर बन गया था। आपको पता है कि पूर्व वैदिक काल में राजा को जो स्वेच्छा से कर दिया जाता था, मतलब अपने मन से जो कर दिया जाता था, वो बलि होता था। ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्वेच्छा से ना होके अनिवार्य कर दिया गया था बलि। तो जो टैक्स था जो उत्तर वैदिक काल में, तो वो अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है। जिसे हम लोग बलि बोलते हैं कर को। सेना और न्याय की व्यवस्था अभी भी पूर्णतः स्थायी नहीं हुई थी। जिस तरीके पूर्व वैदिक काल में भी स्थायी नहीं हुई थी, उसी तरीके उत्तर वैदिक काल में भी सेना और न्याय की व्यवस्था अभी भी पूर्णतः स्थायी नहीं हुई थी। ओके। देखिए हम लोगों ने जनपद पढ़ा था इसमें पांचाल और कुरु, तो कुछ और जनपद जैसे कौशल जनपद है, वो सरयू नदी के पास है। काशी जो कि पता ही है, वाराणसी। मत्स्य अलवर का राजस्थान पे है। ठीक है। तो जयपुर के पास। विदेह जो है गंडक नदी मिथिला में, विदेह मिथिला। ठीक है। ये सब इधर वो बिहार साइड के हैं। और इसी तरीके मद्र है सिंधु नदी के पास, वो सियालकोट पे पंजाब में। तो मतलब बहुत सारे ऐसे जनपद हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो कौशल जनपद मैंने बताया सरयू नदी, काशी, वाराणसी, मत्स्य अलवर राजस्थान। विदेह गंडक नदी के तट पर है, मिथिला में पड़ता है। चलिए अब इसकी सोशल लाइफ में आते हैं। देखिए जिस तरीके आपने पढ़ा था कि उत्तर वैदिक जो पूर्व वैदिक काल है, वहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था का आधार था वो क्या था, कर्म था। लेकिन यहाँ पे चेंजेस आ जाते हैं। वर्ण व्यवस्था का आधार जो था कर्म ना होकर जन्म हो जाता है, जिस तरीके आज है। तो जो पूर्व वैदिक काल था उसमें कर्म था, लेकिन वर्ण व्यवस्था का आधार जो उत्तर वैदिक काल में कर्म नहीं रहता है, वो क्या हो जाता है, जन्म। जन्म के आधार पे वर्ण व्यवस्था होती है। क्षत्रिय के घर पे जो पैदा होगा क्षत्रिय होगा, ब्राह्मण के घर पे जो पैदा होगा वो ब्राह्मण होगा। लेकिन पूर्व वैदिक काल में उसके कर्म के अनुसार उसकी वर्ण व्यवस्था होती थी। जो जैसा काम करता था वैसे उसको उसमें रखा जाता था। ठीक। गोत्र शब्द की शुरुआत इसी काल में हुई थी। ठीक है। आपको ध्यान रखना, गोत्र जो वर्ड था उसकी शुरुआत इसी काल में हुई थी। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ जाती है। पहले जो थी पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, लेकिन यहाँ पे उसकी स्थिति पे गिरावट आ जाती है। समिति और विद्या जैसी संस्थाओं में जिसमें स्त्रियां भाग लेती थी, वहाँ पे उनका भाग लेना मना हो जाता है। मैत्रायणी संहिता में स्त्रियों को जुआ और शराब के साथ पुरुष की 3 अनिवार्य बुराइयों में रखा गया है। मैत्रायणी संहिता में स्त्रियों को जुआ और शराब के साथ पुरुष की 3 अनिवार्य बुराइयों में रखा गया है। मैत्रायणी संहिता जो है वो कृष्ण यजुर्वेदी, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। तैत्तरीय, मैत्रायणी ये सब क्या है, कृष्ण यजुर्वेदी हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को समस्त दुखों का कारण कहा गया है। ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को समस्त दुखों का कारण कहा गया। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण है। तैत्तरीय आरण्यक में स्त्रियों को शूद्रवत पतित बताया गया है। ठीक है। तैत्तरीय क्या, कृष्ण यजुर्वेदी है। तो इन सब से क्या पता चलता है कि जो स्त्रियों की दशा वो खराब होने लगी थी। इस काल में जो मुख्य जो विदुषी हैं, ठीक है, तो वो कौन कौन सी, सुलभा, मैत्रेय, कात्यायनी
और गार्गी, वडवा और प्राशितेयी जैसी विदेशी की जानकारी मिलती है। तो सुलभा, मैत्रेयी, कात्यायनी, गार्गी, वडवा और प्राशितेयी जैसी जो विदुषी महिलाएं हैं उनकी जानकारी मिलती है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके इकोनॉमिक लाइफ में, आर्थिक जीवन में। देखिए इस काल में क्या होता है, पहली बार जो आर्य थे वो लोहे से परिचित होते हैं। तो ध्यान रखिए, लोहे से परिचित, जो लोहे का अगर बोला जाए तो किस में था, उत्तर वैदिक काल में था। तो इस काल में पहली बार आर्य जो थे वो लोहे से परिचित होते हैं, जो कि उनकी संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। अर्थव्यवस्था का जिस तरीके पूर्व वैदिक काल में आपने देखा था, वहाँ पे अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन रहता है, लेकिन यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार रहता है वो कृषि रहता है, ना कि पशुपालन रहता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये नोट पॉइंट है। जैसे अब इसमें क्या था, इस फसलों का जो उत्पादन होने लगा था उसमें मुख्य फसलें थी जैसे व्रीहि चावल, सरसों, सरसों, माश, उड़द, गोधुम, गेहूं जैसी फसलों का उत्पादन होने लगा। तो ध्यान रखिए, चावल का उत्पादन होता था, सरसों का होता था, उड़द का होता था, गेहूं का होता था। तो व्रीहि चावल हो गया, नाम ध्यान रखिएगा, सरसों, गोधुम, गेहूं और माश, उड़द। अयस को दो रूपों में जाना जाता था, एक लौह अयस और कृष्ण अयस। जो लौह अयस है उसे तांबा बोलते थे और कृष्ण अयस जो थे उसे लोहा बोलते थे, ठीक है। तो उत्खनन से जो बर्तन इस काल में मिले थे वो चित्रित धूसर मृदबांड थे, तो इसीलिए इस काल को चित्रित धूसर मृदबांड काल भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, काठक संहिता में 24 बैलों वाले हल का उल्लेख किया गया है। काठक संहिता में 24 बैलों वाले हल का उल्लेख किया गया है। देखिए इस काल में हल को सीरा बोला जाता था और हल रेखा को सीता बोला जाता था। इस काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता बोला जाता था, ठीक है। अब जो पशुपालन था इस काल में दूसरा प्रमुख व्यवसाय रहता है। देखिए जब कृषि से जो पैदावार अच्छी होने लगी तो उसमें बचत होती थी, तो बचत जो मतलब अधिशेष होता था, तो उसने क्या किया, व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा दिया। भाई जब कृषि की पैदावार अच्छी हुई तो उसमें बढ़ावा हुआ, बचत हुआ, तो जिससे व्यापार को बढ़ावा मिला, उद्योगों को बढ़ावा मिला। विदेशी व्यापार के प्रमाण कहीं कहीं मिले हैं। सिक्कों का प्रमाण जो इस काल में अभी भी नहीं मिला था। इस काल के अंत तक आते आते नगरीकरण की स्थिति हो गई थी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो आपकी नगरीकरण थी, ठीक है, नगरीकृत थी। लेकिन जो वैदिक सभ्यता होती है वो कैसी होती है, ग्रामीण होती है। लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंत तक आते आते यहाँ की जो व्यवस्था होती है वो नगरीकरण होने लगती है, ठीक है। वही जहाँ पूर्व वैदिक काल ग्रामीण सभ्यता थी, इस काल तक अंत तक आते थे नगरीय सभ्यता में ये बदलने लगती। चलिए आगे आते हैं। देखिए अब आते हैं इसके रिलीजियस लाइफ में, उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन पे। तो इस काल में क्या होता है, यज्ञ और कर्मकांड कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, ठीक है। इस काल में बड़े बड़े यज्ञ होने लगे थे। तो उसमें जो प्रमुख यज्ञ हैं, जैसे राजसूय यज्ञ की बात करी गई, तो राजसूय यज्ञ जो है राजा के राज्याभिषेक के समय इस यज्ञ को किया जाता था। राजा के राज्याभिषेक के समय इस यज्ञ को किया जाता था। और राजसूय युग का जो सबसे पहले उल्लेख किया गया है ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया, जो कि ऋग्वेद का है। तो इसी ग्रंथ में सबसे पहले देवासुर संग्राम का उल्लेख किया गया है राजसूय यज्ञ में, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य प्रसार के दृष्टिकोण से, राजा के जो साम्राज्य प्रसार का दृष्टिकोण था उसके लिए किया जाता था। इसमें अन्य राजा को चुनौती दी जाती थी, घोड़े को छोड़ा जाता था, ठीक है। आपको ध्यान होना चाहिए कि श्री राम जी लौकुश से रिलेटेड है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ कराया गया था। वाजपेयी यज्ञ रथों की दौड़ से संबंधित है। वाजपेयी यज्ञ जो है वो किसी रथों की दौड़ से संबंधित है। अग्निष्टोम जो है वो ये एक दिन का होता था। इसमें सुबह और शाम को सोम पीसा जाता था और अग्नि को पशु बलि दी जाती थी, ठीक है। वाजपेयी का आपको ध्यान रखना रथों की दौड़ से संबंधित है। पंच महायज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और नृप यज्ञ, ये 5 जो महायज्ञ हैं, गृहस्थों को 5 यज्ञ करना आवश्यक था, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। इस काल में कुछ नए देवताओं से महत्व और बढ़ गया था। कुछ नए देवता के बारे में जानने को मिला, जैसे रुद्र जो कि शिव हैं, उनको पशुओं के देवता, ठीक है। पूषण जो कि शूद्रों के देवता, विष्णु पालन पोषण करने वाले देवता। देखिए
पूषण जो थे पहले जो थे वो पशु के देवता के नाम से हम लोग जानते थे कि यहाँ पे पूषण जो थे शूद्रों के देवता, रुद्र जो थे शिव पशुओं के देवता, विष्णु पालन पोषण करने वाले पालनकर्ता, ये आपको पता ही है। ब्रह्मा ये प्रजापति सबसे प्रसिद्ध देवता थे। ध्यान रखिएगा इस काल में सबसे प्रसिद्ध देवता जो रहते प्रजापति या ब्रह्मा आप बोल सकते थे। आगे आते हैं, देखिए इस काल में षड दर्शन का बीजारोपण होता है। ठीक है, तो षड दर्शन में जैसे सांख्य जिसके प्रतिपादक थे कपिल, योग जिसके पतंजलि, न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा वेदांत जिससे बोलते बादरायण, और वैशेषिक उलुक कड़ात। तो सांख्य कपिल, योग पतंजलि जो कि आपको पता ही होगा, न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा वेदांत बादरायण, वैशेषिक उलुक कड़ात। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व जो है वो 25 हैं, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। सांख्य दर्शन जो है वो भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है और इसके अनुसार जो मूल तत्व बोला गया कितने 25 हैं। प्रकृति पहला तत्व है, मूल तत्व की बात जो करी कि उसमें प्रकृति पहला तत्व बोला गया है। चलिए आगे आते हैं, देखिए इस काल में जो थी वो आश्रम व्यवस्था अस्तित्व में आई थी। तो आश्रम जो 4 आश्रम कौन से, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य आपको पता ही है, जो स्टूडेंट का जो स्टेज होता है उसे ब्रह्मचर्य बोलते हैं। गृहस्थ जो हाउस का घर का हो गया, वानप्रस्थ जो हो गया जो रिटायरमेंट की स्थिति आ गई वानप्रस्थ, और संन्यास जब आप अलग रहने लगो, अलग थलग, ठीक है, संन्यास का हो गया। तो चारों आश्रम में जो एक साथ जो पहली बार उल्लेख किया गया था, चारों आश्रमों का एक साथ उल्लेख पहली बार किस उपनिषद में किया गया था, जाबालो उपनिषद में किया गया था। जाबालो उपनिषद में चारों आश्रम का एक साथ पहली बार उल्लेख किया गया था। जाबालो जो उपनिषद है ये शुक्ल यजुर्वेदी है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में आपको ध्यान रखना है संन्यास आश्रम जो था वो उतना लोकप्रिय नहीं हुआ था। ठीक है, कोई खास लोकप्रिय नहीं हुआ था। देखिए 16 संस्कार की बात करी गई है, तो उत्तर वैदिक काल में 16 संस्कार अस्तित्व में आते हैं, जिसमें एक बार आप उनके नाम देख लीजिए। पहले तो गर्भधारण कर, जैसे गर्भधारण तो गर्भधारण करने वाला हो गया। ठीक है, पुंसवन हो गया, सीमांत उन्नयन हो गया, ओके, जात कर्म हो गया, नामकरण हो गया और निष्कर्मा हो गया। जब बाहर निकाला जाता है बच्चों को बाहर का तो घर से, तो वो निष्क्रमण हो गया। अनुप्राशन हो गया, जब बच्चों को पहली फीडिंग कराई जाती है। चूड़ाकरण, टेंस्योर जो होता है, मुंडन जब होता है उस, ठीक है। कर्ण भेदन की बात हो गई और विद्या आरंभ जब करता है। उपनयन संस्कार काफ़ी फेमस है। देखिए पुंसवन संस्कार के बारे में जो बोला था, तो पुंसवन संस्कार जब गर्भ में जब बच्चे का मस्तिष्क विकसित होने लगता है तब ये होता है। जैसे अभिमन्यु के बारे में आपको जाने कि उन्हें गर्भ में सब कुछ सीख लिया था, तो गर्भ में जब बच्चे का मस्तिष्क विकसित होने लगता है तो वो संस्कार जो होता है पुंसवन संस्कार होता है। ठीक, दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है उपनयन संस्कार में आई थी, तो उपनयन संस्कार जो है या जनेऊ संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार, तो उप प्लस नयन मतलब उप मतलब पास, नयन मतलब ले जाना, तो गुरु के पास ले जाना जो होता है उपनयन संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार होता है। जनेऊ या यज्ञोपवीत में 3 सूत्र होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसमें बालक को बल और तेज प्राप्त होता है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो उपनयन संस्कार हो गया, वेद आरंभ हो गया, केशांता हो गया। ठीक है, इसमें बाल काटे जाते हैं। संवर्तन हो गया, विवाह संस्कार, अंत्येष्टि, अंत्येष्टि जो डेथ सेरेमनी होती है अंत्येष्टि। तो देखिए गर्भ धारण करने वाला पुंसवन, सीमांत विनयन, जात कर्म, नामकरण, निष्कर्म, अन्नप्राशन। अन्नप्राशन क्या बताया था, सबसे पहले जो फीडिंग कराई जाती है। चूड़ाकरण, करभेदन, विद्या आरंभ, उपनयन, ठीक है, वेद आरंभ, केशांता, सांवर्तना, विवाह, अंत्येष्टि। अंत्येष्टि सबसे लास्ट संस्कार है जो कि डेथ सेरेमनी है। भाई सबसे बाद में क्या होता है, मरता है इंसान। तो आपको ध्यान रखना है उपनयन संस्कार इस काल में सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का होता था। इस काल में शूद्रों महिलाओं का उपनयन संस्कार नहीं होता था। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का
उपनयन संस्कार होता था, शूद्रों का नहीं होता था, महिलाओं का नहीं होता था। तो ध्यान रखिए, महिलाओं की स्थिति यहाँ पे वैसे भी खराब हो चुकी थी। तो उपनयन संस्कार के बाद 3 वर्ण के बच्चे द्विज कहलाते थे। ठीक है, ये तीनों वर्ण जो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनके जो बच्चे थे वो क्या कहलाते थे? द्विज। द्विज मतलब होता है दोबारा जन्मा हुआ। तो पुनर्जन्म का जो सबसे पहले विचार जो है वो किस उपनिषद में दिया गया? बृहदारण्यक उपनिषद में आया है। पुनर्जन्म, यहाँ दोबारा जन्मे की बात करी गई है। तो सबसे पहले विचार बृहदारण्यक उपनिषद में आया है। ठीक है, तो शुक्ल यजुर्वेदी है बृहदारण्यक उपनिषद। चलिए आगे आते हैं। देखिए, अब जो हम लोग का टॉपिक है वेदांग साहित्य है, तो इसे वेदांग साहित्य को मतलब वेदों का अंग, इसको संधि विच्छेद से वेदों का अंग तो बोला गया, लेकिन इसे वैदिक साहित्य के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। ठीक है, वेदांगों की रचना वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए हुई थी। तो इसमें वेदों के जो अंग बोले गए वो 6 अंग हैं। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। आपको ध्यान रखना है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा के अंतर्गत मंत्रों के उच्चारण से संबंधित बातों को बताया गया है। शिक्षा में क्या है? मंत्रों के उच्चारण से संबंधित बातों का अध्ययन इसमें किया गया है। कल्प में वैदिक कर्मकांडों का अध्ययन किया जाता है और इसको कल्प को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। श्रौत, गृह और धर्म। जो श्रौत सूत्र है उसका ही एक पार्ट है शूल्व सूत्र, जिसके शूल्व सूत्र के अंतर्गत हम लोग ज्यामिति और रेखागणित का अध्ययन करते हैं। तो इस आपको मैंने क्या बताया है कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो शिक्षा में मंत्रों का उच्चारण संबंधित है, कल्प में वैदिक कर्मकांडों का अध्ययन किया जाता है और कल्प के ही श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र 3 भागों में पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जो श्रौत सूत्र है उसका एक भाग जो है शूल सूत्र है, जिसके अंतर्गत ज्यामिति या रेखागणित का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं शूल सूत्र के अंतर्गत। तो किस सूत्र के अंतर्गत ज्यामिति और रेखागणित के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? शूल सूत्र के अंतर्गत। ठीक है, और शूल सूत्र किसका पार्ट है? श्रौत सूत्र का है। और श्रौत सूत्र किसका पार्ट है? कल्प का पार्ट है। देखिए, फिर आता है निरुक्त। तो निरुक्त के अंतर्गत वैदिक मंत्रों में प्रयुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है। निरुक्त में वैदिक मंत्रों में प्रयुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग का उत्तर वैदिक काल में जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो फिनिश होता है, वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग इसी के प्राचीन भारत के इतिहास को जारी रखेंगे। थैंक यू।